हेलो एवरीवन। मैं सौरभ सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टेनो एक्सप्रेस में। पॉलिटी का यह हमारा दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हम मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों पर जहां तक हमने बात छोड़ी थी वहीं से आज स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे मूल अधिकारों में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था कि जो हमारे मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, उन 7 मूल अधिकारों में से एक जो मूल अधिकार था वह काफ़ी विवादास्पद था, बहुत सारे उस पर विवाद हो रहे थे। उसकी वजह से उस मूल अधिकार को अनुच्छेद 19(1) के चा में दिया हुआ था, उसको हटा दिया गया। और उसके अलावा अनुच्छेद 31 में दिया गया था संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति से संबंधित चीज़ें थीं उनको हटा दिया गया। तो उसके बाद सिर्फ 6 मूल अधिकार बचते हैं हमारे। तो उन 6 मूल अधिकारों पे आज हम चर्चा करेंगे, जिनमें समानता के अधिकार में हमारे 5 अनुच्छेद आएंगे, 14, 15, 16, 17 और 18। उसके अलावा स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे 4 अनुच्छेद होंगे, 19, 20, 21, 22। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें 2 अनुच्छेद होंगे, 23, 24। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पर जो दिए गए उसमें उन 3 अनुच्छेद में पढ़ने, 25, 26, 27, 28 4 अनुच्छेद हैं। और संस्कृत तथा शिक्षा के संबंधी 2 हमारे अनुच्छेद होंगे, 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत जो है वह 32 में दिया हुआ है। तो आइए इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या व्यवस्थाएं दी हुई हैं और पेपर की दृष्टि से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या हमें याद रखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। तो इसमें कितने आएंगे, 14 से लेके 18 तक। तो हम इसमें चर्चा करेंगे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। समानता का अधिकार जो है उसमें क्या क्या समानता के अधिकार पे दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य की परिभाषा जो आप देख चुके हैं अनुच्छेद 12 में। मैंने सबसे पहले जब मूल अधिकार स्टार्ट किया था तो राज्य की जो परिभाषा दी हुई थी तो वहीं से उस परिभाषा को उठाएंगे। पूरे मूल अधिकारों के चैप्टर में जहाँ जहाँ हम पढ़ेंगे मूल अधिकार के बारे में, वहाँ अनुच्छेद 12 के अंतर्गत ही राज्य की जो परिभाषा दी हुई है वही परिभाषा यहाँ पे काम आने वाली है। तो राज्य क्या करेगा, किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र, यानी अब हम अपने राज्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में किसी को कोई अधिकार तो दे नहीं सकते हैं। तो भारत जो देश है या राज्य है, किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो यहाँ पे राज्य 2 चीज़ें लोगों को देता है भारत के अंदर। क्या देता है, एक तो विधि यानी कानून के समक्ष सबको बराबरी देता है, और दूसरा देता है विधियों के समान संरक्षण, यानी सबको विधियों के लिए, सबके लिए विधियाँ बराबर होंगी। जैसे मान लिया आप एक क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो आपके लिए एक ओवर में 6 गेंदें और दूसरे के लिए 8 गेंदें नहीं होंगी, सबके लिए बराबर होंगी। एक ओवर में 6 ही गेंदें सबको खेलने को मिलेंगी। इसलिए यह होता है विधियों के समान संरक्षण, अर्थात सबको बराबर, विधि के समक्ष सबको बराबर माना जाएगा। तो यह हो गया हमारा अनुच्छेद 14। तो विधि के समक्ष जो समता का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, उसके अलावा जो व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पे किया गया है, हम देख लेते हैं व्यक्ति। तो व्यक्ति का मतलब इसमें नागरिक भी आ गए, उसके अलावा जो नागरिक नहीं है यानी विदेशी लोग हैं, उसके अलावा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह सभी पर लागू होता है। अब हम देख लेते हैं विधि के समक्ष समता। यह एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसमें दिया हुआ है विधि के समक्ष समता। तो यह अवधारणा जो है यह ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ब्रिटेन के संविधान से यह अवधारणा ली गई है, विधि के समक्ष समता। वहाँ के एक विधि शास्त्री थे प्रोफेसर डायसी। तो उन्हीं का यह सिद्धांत है विधि के समक्ष समता, और उसी के समरूप यह हमारी व्यवस्था है। यह एक प्रकार से नकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब क्या होता है कि किन्हीं परिस्थितियों में जो कानून होगा वह कानून सभी व्यक्तियों के लिए, उस परिस्थिति में सभी व्यक्तियों के लिए समान सबको मानेगा, समान व्यवहार सबके लिए करेगा। परंतु एकदम से पूर्ण समानता का मतलब यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। पूर्ण समानता लोगों को नहीं दी जा सकती है। तो यहाँ विधि का इसका मतलब है कि विधि के शासन से तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को विधि से ऊपर नहीं माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसकी अवस्था कुछ भी हो, चाहे उसका पद कुछ भी हो, तो न्यायालय के अंतर्गत सारे लोग आएंगे, पद हो चाहे अवस्था हो चाहे कुछ हो,
सभी लोग एक ही व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द दिया हुआ है, विधियों के समान संरक्षण, इस पे बात करते हैं। तो समान संरक्षण जो दिया हुआ है यह अमेरिकी संविधान में जो दी गई है व्यवस्था, यह एक सकारात्मक अवधारणा है। विधि के समक्ष समता जो थी वह एक नकारात्मक अवधारणा थी, जबकि यह एक सकारात्मक अवधारणा है। इसका मतलब है अगर समान परिस्थितियां हैं और व्यक्ति को समान विधियों के अधीन रखना है, तो अगर लागू करना है विधि को तो उसे समान रूप से लागू करना है, यानी लोगों के साथ विधि लागू करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यह नहीं कि कोई व्यक्ति जाति आधारित तो इन सभी धर्म आधारित या इन चीज़ों पर लोगों में भेदभाव किया जाए, यानी विधियां सबके लिए, कानून क्या होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो विधियों का समान संरक्षण का मतलब यह होता है। उसके अलावा अनुच्छेद 14 जो है यह समान संरक्षण का मतलब क्या कहता है, वर्ग का विभेद होना चाहिए। वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए, अर्थात लोगों में चाहे वह किसी भी जाति के हों, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, चाहे वह बच्चे हों, चाहे वह महिलाएं हों, इनमें किसी भी प्रकार की भेदभाव इनके अंदर नहीं होना चाहिए। तो वर्ग विभेद नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अनुच्छेद 14 जो है वर्ग विभेद का भी निषेध करता है। अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 15 पे। अनुच्छेद 15 हमारा क्या क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 में क्या कहता है कि जो राज्य है, जैसे ऊपर आपने देखा राज्य जो है, तो वही परिभाषा पूरे भाग 3 में लागू होगी। तो राज्य क्या क्या करेगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, विभेद या भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसके किसके आधार पे, तो धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी यह नहीं कि कोई हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है तो इनके बीच में आपस में भेदभाव किया जाए। मूल वंश के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। उसके अलावा जाति के आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा। न ही लिंग के आधार पे कोई भेदभाव होगा, अर्थात पुरुषों के लिए अलग व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग व्यवस्था। जैसे पुरुषों को ज़्यादा वेतन दिया जाए, महिलाओं को कम वेतन दिया जाए, तो यह भेदभाव हो गया। तो लिंग के आधार पे भी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। न ही जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव किया जाएगा कि किसी व्यक्ति का जन्म पहले पाकिस्तान में हुआ और उसने बाद में भारत की नागरिकता ग्रहण की, तो अब उसे वह व्यवस्थाएं न दी जाएं जो भारत के एक सामान्य नागरिक को दी जाती हैं। तो किसी भी प्रकार से धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव राज्य या भारत सरकार या भारतीय गवर्नमेंट नहीं करेगी हमारे नागरिकों के बीच में। अब दूसरा क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं इनके आधार पे, उपरोक्त आधार। उपरोक्त आधार मतलब धर्म या मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पे जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, जैसे स्कूल है, कॉलेज है, यानी जो सरकारी चीज़ें हैं, स्कूल, कॉलेज और विभिन्न न्यायालय है, ये सभी चीज़ें हैं, इनके आधार पे राज्य किसी भी उपयोग में या फिर यूज़ करने में किसी भी चीज़ पर रोक नहीं लगाएगा। यह नहीं मान लिया है कि स्कूल बना हुआ है, सरकारी स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल, और उस गवर्नमेंट स्कूल के उपयोग पे सरकार धर्म के आधार पर रोक लगा देता है, इसमें सिर्फ मुस्लिम धर्म वाले ही दाखिला लेंगे, हिंदू धर्म वाले नहीं ले सकते हैं। या मूल वंश के आधार पे कि जिनका वंश यह है वो इसमें दाखिला नहीं ले सकते। या फिर पब्लिक टॉयलेट का उदाहरण ले लेते हैं, तो पब्लिक टॉयलेट जैसे बने उनमें भी इनमें से किसी आधार पे, या फिर न्यायालय है, या नहीं रोक लगाया जा, राज्य नहीं रोक लगा सकता कि न्यायालय में सिर्फ इसी धर्म के लोग आएंगे, या इसी ही वंश के, या इसी जाति के, या फिर इसी लिंग के, या फिर जन्म स्थान के आधार वाले लोग आएंगे। तो इस तरह से राज्य इनके आधार पे भी रोक नहीं लगाएगा। अब 15 का 2 यह कहता है। अब 15 का जो 3 है, 3 क्या कहता है कि 3 थोड़ा इसके अपवाद की बात करता है। यहाँ पे तो कहता है 15(1) और 15(2) में कहता है कि राज्य जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पे सबको बराबर मानेगा, यानी किसी भी लोगों में, किसी इन 5 आधारों में किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ना ही सरकारी वस्तुओं में, सार्वजनिक वस्तुओं, जो सार्वजनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उन पे किसी प्रकार की रोक लगाएगा उनका उपयोग करने पे। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है। अपवाद क्या है, राज्य जो है कुछ जो स्पेशल जिनकी सुरक्षा के लिए राज्य को ध्यान देना चाहिए वो होते हैं, जैसे स्त्रियां हैं,
स्त्रियां, चूँकि आज़ादी के समय स्त्रियों की जो दशा थी वो काफ़ी पिछड़ी हुई थी। उसके अलावा जो बच्चे थे कुपोषण के शिकार थे तो उनके लिए भी योजनाएं चलानी थी। बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी थी क्योंकि भारत में शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था। इसलिए 15(3) में अपवाद कर दिया गया कि वैसे तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन स्त्री व बच्चों की सुरक्षा के लिए या इनकी देखभाल के लिए राज्य विशेष व्यवस्था बना सकता है इनसे अलग करके। वैसे अगर हम देखें तो या तो इसका अपवाद हो जाएगा, क्योंकि स्त्रियों को अगर स्पेशल राइट दिए जाएंगे तो फिर लिंग के आधार पर भेदभाव हो जाएगा, तो यह 15(1) का अपवाद हो गया। तो स्त्री और बच्चों हैं तो राज्य को विशेष व्यवस्था करने की सुरक्षा दे दी गई। तो यह हमारा हो गया 15(3). अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15(4) में क्या व्यवस्था दी हुई है। तो 15(4) में दी हुई है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान करने की छूट देती है। अब यह जो 15(4) है यह जोड़ा गया है प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा, इसे संविधान में जोड़ा गया। और संविधान में जोड़कर यह भी 15(1) का एक अपवाद ही है, क्योंकि इसमें जाति के आधार पे या फिर क्योंकि SC हैं ये जातियां हैं या ST अभी जातियां हैं, तो इनको जब आरक्षण दिया जाएगा, स्पेशल जो प्रावधान इनके लिए किए जाएंगे, तो उसके आधार पे शिक्षण संस्थाओं में जो स्कूल कॉलेज थे उनमें इनको SC है ST है इनको क्या दिया गया आरक्षण दिया गया। तो सरकार को या संसद को यह छूट दी गई कि राज्य जो है विशेष उपबंध बना सकता है इन लोगों के लिए, SC है ST है या सामाजिक या शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके लिए यदि राज्य चाहे तो राज्य कानून बना सकता है। तो इस प्रकार के कानून बनाने की छूट दी गई। और 15(5) में क्या जोड़ दिया गया, 93 में संविधान संशोधन 2005 के द्वारा इसे जोड़ा गया 15(5) को। और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण दिया गया इसके आधार पे। पहले प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में 15(4) के द्वारा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में दिया गया, और उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी 15(5) के द्वारा दिया गया। तो 93 में संविधान संशोधन 2005 के द्वारा यह दिया गया, और यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा दिया गया। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 16 क्या कहता है। अनुच्छेद 16 कहता है अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता। तो यहाँ पे जो बात हो रही है यह बात हो रही है हमारे तो अनुच्छेद 16 जो है 16 क्या कहता है, अवसर की समानता मिलनी चाहिए लोक नियोजन में। लोक नियोजन अर्थात जब गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र में जब गवर्नमेंट सरकारी नौकरी निकालेगी या कोई भी गवर्नमेंट किसी पद का सृजन करती है, जैसे हम देखते हैं SSC है और अन्य आयोग हैं, UPSC है और UPPSC है, यह सभी आयोग गवर्नमेंट जॉब देते हैं। इसके अलावा अन्य भी कई पद होते हैं। तो ये जो जॉब होती हैं यानी पद जो सरकारी निकालेगी गवर्नमेंट, तो उसमें सबको समान अवसर देगी, या नहीं कुछ लोगों को स्पेशल अवसर दे दे और कुछ लोगों को कम अवसर दे, तो अवसर की समानता देगी लोक नियोजन में। तो इसमें जो अलग अलग प्रावधान हैं वो हम देख लेते हैं। तो 16 का 1 जो है वो क्या कहता है, अवसर की समानता किस में मिलेगी, नियुक्ति में मिलेगी। यानी व्यक्ति को जब नियुक्त किया जाएगा, पहली बार जब उसे जॉब के लिए आवेदन करने का मौका दिया जाएगा, उसमें अवसर की समानता मिलेगी। पदोन्नति यानी प्रमोशन में भी, जब पद से हटाया जाएगा तब भी, वेतन में भी समानता मिलेगी, यानी कुछ लोगों की वेतन ज़्यादा है कुछ लोगों का कम है। अवकाश में भी समानता मिलेगी और पेंशन में भी समानता मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों में सरकार समानता देगी। उसके अलावा किसी सरकारी नौकरी या पद के लिए जो गवर्नमेंट होगी वह धर्म है, मूल वंश है, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान और निवास के आधार पर किसी नौकरी या पद में भेदभाव नहीं करेगी, सबको समान मानेगी। यानी किसी जॉब के लिए इन आधारों पे भेदभाव नहीं होगा। अगला है अपवाद क्या है, निवास के आधार पर भेदभाव जो है संसद कर सकती है।
संसद को या इसमें राइट दिया गया है कि कुछ कहीं पर, जैसे कहीं किसी राज्य में लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो संसद कानून बनाकर यह व्यवस्था कर सकती है कि उसमें फॉर्म सिर्फ वहीं के लोग डाल सकें। तो इसके लिए संसद यह व्यवस्था बना सकती है। फिर 16 के 4 में देखते हैं। 16 के 4 में क्या दिया हुआ है, इसका एक और अपवाद दिया हुआ है, जाति आधारित भेद को मान्य कर दिया गया। इसी के आधार पर जातिगत आरक्षण दिया गया, जो शुरू में SC के लिए 21% और OBC के लिए 27% किया गया। तो जातिगत आरक्षण जो है वह इसी के आधार पे 16 के 4 के आधार पे दिया गया। तो इसमें पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण का प्रावधान किया गया इसी के आधार पे किया गया। चूँकि SC का जो आरक्षण था वो संविधान लागू होने के समय ही था। बाद में जब OBC का आरक्षण दिया गया 27%, वह 16 के 4 के आधार पर दिया गया और कहा गया कि जाति आधारित जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए इसका अपवाद बनाना जरूरी होगा, यानी जाति के आधार पे हमें नौकरी या पद में उनको आरक्षण देना होगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि उनका भी विकास हो सके। अब आगे आते हैं, देखते हैं धर्म के आधार पे भी भेद। कुछ स्पेशल धर्म वाले लोगों को भी संसद धर्म के आधार पे कुछ छूट दे सकती है। जैसे हम देखते हैं मुस्लिम धर्म में जब लोग हज के लिए जाते हैं तो सरकार ने उनके लिए सब्सिडी के प्रावधान किया हुआ है। उसके अलावा अल्पसंख्यक होने के कारण उनको अन्य सुविधाएं भी दी गई हैं। जैसे वो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, वहाँ पे अपना अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रशासन के नियम भी बना सकते हैं। तो धर्म के आधार पे उनको कुछ छूट दी गई है। तो यह धर्म के आधार पे भी विभेद कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अब आते हैं अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 क्या है? जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश में छुआछूत का प्रचलन बहुत बड़े पैमाने पर था। तो उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए संविधान सभा ने जो संविधान में कानून बनाया वह हमारा मौलिक अधिकार में छुआछूत का अंत रखा हुआ है अनुच्छेद 17 में। इसके द्वारा क्या किया गया, छुआछूत को पूर्णतः समाप्त घोषित कर दिया गया इस अनुच्छेद के द्वारा कि आज से छुआछूत पूर्णतः समाप्त हो गई है। और आज के बाद किसी भी रूप में अगर छुआछूत का किसी भी रूप में इसका आचरण किया जाता है तो वह दंडनीय अपराध होगा। क्या होगा? दंडनीय अपराध होगा। और इसके संबंध में अगर कोई भी कानून बनाना है तो कानून बनाने की पावर किसको दी गई? वह संसद को दे दी गई। और संसद को यह जो कानून बनाने की पावर है वह अनुच्छेद 35 में दी हुई है। अस्पृश्यता के संबंध में या छुआछूत के संबंध में जो कानून बनाने की पावर है वह संसद को दी है। संसद कानून बनाकर अस्पृश्यता का अंत कर सकती है। आगे चलकर संसद ने इसी संबंध में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। तो संसद को जो पावर दी गई थी संसद ने उसका उपयोग किया और उसके आधार पर अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 पारित किया। और 1976 में इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, जो आज भी लागू है। और इस अधिकार का प्रयोग जो है यह मूल अधिकार सिर्फ राज्य के ही विरुद्ध नहीं है, प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी हो सकता है। यानी कोई भी छुआछूत का किसी भी रूप में जो है वह निषिद्ध है, किसी भी रूप में इसका पालन नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं अनुच्छेद 18 पे। अनुच्छेद 18 हमारा उपाधियों के अंत पे है। जब हम अंग्रेज़ों के शासन में थे तो अंग्रेज़ जो थे वो कई प्रकार की उपाधियाँ देते थे। आपने देखा होगा सर की उपाधियाँ देते थे, नाइट हुड की उपाधियाँ देते थे। उसके अलावा राजाओं को राय बहादुर इस प्रकार की उपाधियाँ दिया करते थे। उसके अलावा जो हमारे यहाँ के राजा महाराजा जमींदार थे वो अपनी मर्जी से भी बहुत राजाधिराज और इस प्रकार की उपाधियाँ धारण करते थे। तो इससे क्या होता था, इससे समानता एक का जो भाव होता था वह मिट जाता था। क्योंकि एक आदमी राजाधिराज खुद को कहला रहा है, आप कुछ भी नहीं खुद को कहला पा रहे हैं। तो इसलिए अगर समानता का भाव लाना है तो
संविधान सभा को लगा कि यह लोगों की उपाधियां छीन लेनी जानी चाहिए और जितनी भी उपाधियां इनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया, संविधान में व्यवस्था कर दी गई अनुच्छेद 18 में कि आज से जितनी भी उपाधियां हैं, चाहे वह नागरिकों को मिली हों चाहे वह अनागरिकों को मिली हों, सबकी उपाधियां जो हैं वो ख़त्म कर दी गई और उसके बाद से उपाधियां लेना और उपाधियां देना दोनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब बात आती, बहुत सारी उपाधियां आपने देखा है, जब आप बीए पास करते हैं तो आपको बीए की उपाधि मिलती, बैचलर ऑफ आर्ट्स। उसके अलावा देखते हैं कई सारी उपाधियां सेना देती है, मिलिट्री कैडर में उपाधियां मिलती हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा पद्म भूषण मिलता है। तो इन पे जब बात आती है तो व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के पास गई कि भाई इनका क्या होना चाहिए। तो इसमें यह कह दिया गया कि जो सेना और विद्या संबंधी जो उपाधियाँ, जैसे आपने देखा होगा विद्या में उपाधि एक मिलती है शास्त्री, जब संस्कृत की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जाती है तो शास्त्री की उपाधि मिलती है। तो सेना में भी उपाधियाँ कर्नल, जनरल, इस तरीके की उपाधियाँ मिलती हैं। तो मान लिया गया कि यह उपाधियाँ नहीं हैं, यह सिर्फ सेना और विद्या संबंधी उपाधियाँ हैं, क्योंकि नाम के आगे इनका उपाधि, नाम के आगे यह सिर्फ एक सम्मान है, यह उपाधि का रूप नहीं है। तो इनको अपवाद मान लिया गया है कि वास्तव में यह उपाधि नहीं है। किसी भी भारतीय व्यक्ति को विदेशी राज्य से उपाधि नहीं लेनी होगी, कोई भारतीय उपाधि नहीं ले सकता है। और उसके अलावा अगर कोई व्यक्ति लाभ का पद रखता है तो उसे विदेशी राज्य से अगर उसे कोई उपाधि ग्रहण करनी है तो उसे राष्ट्रपति से पूर्व सहमत लेनी होगी। जब राष्ट्रपति सहमत देगा तब आप उपाधि ले सकते हैं। तो इस तरह एक केस आता है बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर था, उसमें सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पद्म भूषण हैं और पद्मश्री जो अलंकरण हैं, यह 18(1) के तहत जो उपाधि अलंकरण है उपाधि के अंतर्गत नहीं आते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति जिसे यह प्राप्त होते हैं उसके नाम के आगे या पीछे इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह उपाधियां नहीं हैं। तो इनको उपाधियों से बाहर कर दिया गया। अब हम आते हैं अपने अगले मूल अधिकार पे। तो यह हमारा है राइट टू फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें 4 अनुच्छेदों पे हमें चर्चा करनी है, 19, 20, 21 और 22। 4 अनुच्छेदों में हम देख लेते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो अनुच्छेद है वह हमारा है राइट टू फ्रीडम, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट 19(1). 19(1) बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 19(1) में पहले मूल जब संविधान बना तो उस समय 7 स्वतंत्रताएं दी गई थी। 7 स्वतंत्रताओं में आप देख रहे होंगे कि यह जो चा वाला है, मैंने शुरू में बताया 19(1) का जो चा है उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को 300 का में उठाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तब से वह कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है। अगर यह मौलिक अधिकार होता तो राजा महाराजाओं की ज़मीनें जो आज भी होती और आज भी उनके पास सैकड़ों हेक्टेयर खेत होता और आज भी आम जनता को, भूमिहीनों को उनकी ज़मीनें नहीं मिली होती। इसीलिए यह करने के लिए यह अनुच्छेद 4 से हटाया गया। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला जब हम का देखते हैं तो इसमें आता है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक्य यानी बोलने की और अभिव्यक्ति यानी किसी भी बात को व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है वह इसमें आता है। अब कुछ जो चीज़ें होती हैं वह छिपी हुई होती हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जाता है, वो कहता है इस चीज़ का सुप्रीम कोर्ट इसे डिस्क्राइब करे, ज़्यादा बारीकी से बताए, व्याख्या करे, तो सुप्रीम कोर्ट बताता है कि हाँ भाई इसी बोलने की स्वतंत्रता इसी में, क्योंकि हमने देखा कि प्रेस की जो स्वतंत्रता है यानी जो समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है वह भी इसी के अंतर्गत आती है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ छिपी हुई है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1) के का में है। तो का में ही यह छिपी हुई है। अब जब हम देखते हैं वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है, आप यानी अपने विचारों को, अपने दृष्टिकोण को आराम से व्यक्त कर सकते हैं,
आपके बोलने पे, आपकी अपने विचार व्यक्त करने पे सरकार कोई भी रोक नहीं लगाएगी। जितने भी साधन हैं इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता है। जब साकल पेपर्स लिमिटेड और भारत संघ का वाद 1962 में पेश हुआ तब सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वह इसी के अंतर्गत आती है। उसके अलावा झंडा फहराने का जो अधिकार है, नवीन जिंदल मामला 2004, उसमें बताया गया कि यह झंडा फहराने का जो अधिकार है वह भी इसी के अंतर्गत वाक का अभिव्यक्ति में आता है। उसके अलावा भाषण या विज्ञापन जो हम छपाते हैं यह भी इसी के अंतर्गत आता है। और राइट टू नो जो RTI आप देखते हैं, वो RTI अधिकार जो है वह भी इसी के अंतर्गत आता है, राइट टू नो वाला। और मतदाता को जो सूचना दी जाती है, उम्मीदवार जो देते हैं, वह भी इसी के अंतर्गत आता है। विदेश जाने का अधिकार है, सूचनाओं समाचार पत्रों को से जानने का अधिकार है, और यहाँ तक कि चुप रहने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। यह भी एक मुद्दा उठा था, क्योंकि जब राष्ट्रगान हुआ तो केरल राज्य में यह मुद्दा उठाया गया कि हमारी मर्जी होगी तो हम राष्ट्रगान गाएंगे, मर्जी होगी नहीं गाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, यदि आप अपमान मत करिए, यदि आपकी मर्जी होती तो आप गाइए, आपकी मर्जी नहीं, आपको कोई बाध्य नहीं कर सकता, तो आप चुप रहने का अधिकार भी इसी के अंतर्गत आता है। इसलिए चुप रहने के अधिकार को भी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही माना जाता है। इसके अलावा विदेश जाने का जो अधिकार है वह भी इसी में है। धरना प्रदर्शन करने का अधिकार इसी में है। हड़ताल एवं बंद करने का अधिकार जो है वह मूल अधिकार नहीं है, यह भी एक बार पूछा जा चुका है। तो लेकिन इतनी सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, लेकिन आप यह मत समझिए कि इतनी सारी स्वतंत्रताएं दी हुई हैं तो इतनी सारी स्वतंत्रताओं पे कोई रोक नहीं। बहुत सारी रोक हैं, लेकिन उसके लिए हम 19(2) में बाद में बात करेंगे, क्योंकि इतनी सारी जो स्वतंत्रताएं दी हुई हैं, जब देश का हित होगा, देश की एकता और अखंडता पे कोई आँच आएगी तो सरकार इन सारी स्वतंत्रताओं पे रोक भी लगा सकती है। लेकिन वह रोक जो है युक्त होनी चाहिए। मतलब यह नहीं कि फर्जी होनी चाहिए, कुछ उसमें लॉजिक होना चाहिए। अब सरकार कहे ऐसे ही मुझे लग रहा है कि देश में लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, मैं उन पर रोक लगाती हूँ, तो यह कतई नहीं सही है। सरकार को कुछ अपना एक सही रीज़न देना होगा, युक्त, और अगर नहीं रीज़न होगा तो उसे तुरंत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। अब जब हम आते हैं, देखते हैं, पहले पे बात हमारी हो गई वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता, बात उसके आगे खा पे खड़ी करते हैं, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता देखते हैं। तो शांतिपूर्ण हमें सम्मेलन की स्वतंत्रता दी हुई हम देखते हैं। आजकल पार्टियों का कहीं सम्मेलन हो रहा है, कहीं 4 लोग कहीं बात कर रहे हैं, या फिर कहीं कोई भी लोग सम्मेलन या संघ बना रहा है, तो इन सब की स्वतंत्रता दी गई है इसके द्वारा। यानी कोई भी व्यक्ति जो है अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए सभा कर सकता है और शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। निरायुध अर्थात उसके पास आयुध यानी अस्त्र नहीं होने चाहिए, अस्त्र नहीं माना जाएगा। तो यह सब व्यवस्था दी गई है, शांतिपूर्ण सम्मेलन आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप संगठन एवं संघ बना सकते हैं। संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भी आपको दी गई है, लेकिन अब वह संगठन ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई आतंकवादी संगठन आप बना दें तो यह गलत है, तो उस पर सरकार रोक लगाएगी। तो भारत की प्रभुता है, एकता है, अखंडता है और देश हित में सरकार इस पर आपकी रोक लगा सकती है। आप अगर कोई ऐसा संगठन बनाते हैं, जैसे कश्मीर में बहुत सारे ऐसे संगठन बने जिनका उद्देश्य भारत की एकता, अखंडता और देश हित को खतरा पहुंचाना था, तो सरकार ने उनको देश विरोधी घोषित करके उन पर रोक लगा दिया। अब भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी अब पूरे भारत में कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। आपको अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, कोई बाधा उस पर नहीं लगाई जाएगी, तो आप आसानी से पूरे देश में कहीं भी आराम से घूम सकते हैं। उसके अलावा निवास की स्वतंत्रता भी आपके पास है, आप कहीं भी भारत में आराम से रह सकते हैं, बस सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं। पहले हालांकि जम्मू कश्मीर जो था इसका अपवाद था, वहाँ आप निवास और बसने की स्वतंत्रता आपके पास नहीं थी, लेकिन जब इसे अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया तब से जम्मू कश्मीर में भी आबाद स्वतंत्रता होगी। आप कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, निवास कर सकते हैं और पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हैं। चा में जो था 19(1) के चा में जो था वह दी हुई थी स्वतंत्रता, जो थी संपत्ति के अर्जन और संपत्ति कहीं भी खरीद सकते थे, ये सब थी। अपनी संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, चाहे तो बेचे, ना चाहे ना बेचे। इस पे सरकार ने रोक लगा दी और 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे उठाकर कानूनी अधिकार
का के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अब यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। उसके आगे बात करते हैं वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता। तो आपको कहीं भी अपनी स्कॉलरशिप है, आजीविका अपनी आजीविका कमाना, व्यापार करना, कारोबार करने की स्वतंत्रता आपको दे दी गई। तो आप आराम से सब कर सकते हैं, कहीं भी इच्छा के अनुसार आप कहीं भी कारोबार कर सकते हैं, आप पे कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। अब इन सारी स्वतंत्रताओं पे जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, यह बिल्कुल अब्सोल्यूट नहीं है। अब्सोल्यूट मतलब यह नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अब अमेरिका में क्या है, इनको अब्सोल्यूट पावर दी गई जनता को, लेकिन भारत में अब्सोल्यूट नहीं है। अमेरिका की जो भूल से हमारे यहाँ के जो संविधान निर्माता थे वह परिचित थे, उनको पता था कि जो अमेरिका में गलती की गई हमें वह गलती नहीं करनी, तो इसलिए भारत में अब्सोल्यूट पावर नहीं दिया गया और उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिए गए कि अगर इस तरह के किसी भी काम से, मान लिया आप बोल रहे हैं, वाक की स्वतंत्रता आपको दी गई, आप जनता को भड़का रहे हैं देश के खिलाफ, देश से अलग होने के लिए, जैसे खालिस्तान मूवमेंट चला, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी भड़काते हैं, तो वहाँ बोलने की स्वतंत्रता पे कुछ रोक लगाई जा सकती है, कुछ भी आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे शांतिपूर्ण निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन वहाँ पे आप आयुध लेके पहुँच जाएं, या संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन आप ऐसा संगठन बना देते हैं जिससे कि देश की एकता और अखंडता को खतरा हो जाए। भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता दे दी गई, लेकिन आप अबाध संचरण ऐसी जगह पे कर रहे हैं जहाँ पे कुछ विवादास्पद चीज़ें हों। मान लिया सरकार ने रोक लगा रखी हो कि यहाँ पे आना मना है, यहाँ पे मत आइए। जैसे अंडमान निकोबार के कुछ द्वीप हैं, वहाँ पे जाना मना है, तो वहाँ पे आपको अबाध संचरण की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। उसके अलावा कुछ पार्क ऐसे हैं जहाँ पे जाना मना है, तो आप हर जगह नहीं घूम सकते। निवास और बसने की स्वतंत्रता, यह भी बहुत जगह, कई जगह ऐसी होंगी जिनमें वहाँ खतरा है। मान लिया कहीं लैंडस्लाइड हो रहे, भूकंप प्रोन जोन है या कैसा दिक्कत है कोई वहाँ पे, तो वहाँ पे बसने की स्वतंत्रता पे थोड़ी बहुत रोक हो सकती है, तो हटा ही दिया गया है। उसके अलावा 6 में जो वृत्ति, आजीविका, व्यापार, कारोबार की स्वतंत्रता आपको दी गई, लेकिन वह कारोबार अवैध नहीं होना चाहिए। आप 2 नंबर का कोई धंधा करने लगे, व्यापार है, आप बिना टैक्स दिए व्यापार करने लगे, आपकी आजीविका का स्रोत जो है कुछ ऐसा होने लगे जो अवैध है, तो इन सब पे तब रोक लगाई जा सकती है जब देश की एकता, अखंडता, देश हित में या फिर जनता की भलाई इससे ना हो रही हो, तो इन आधारों पे रोक लगाई जा सकती है। जब आगे बढ़ते हैं तब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में क्या है, इसमें दिया हुआ है कि जब कोई अपराध करता है, अनुच्छेद 20 जब आते हैं, जब कोई अपराध करता है उससे रिलेटेड है, तो अपराध के संबंध में दोष की जब तक सिद्ध हो जाए ना हो जाए तब तक के लिए आपको संरक्षण दिया जाता है। संरक्षण क्या क्या दिया जाता है, तो संरक्षण दिया जाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी जो आपने कार्य किया उसके पहले उसके बाद में जो कानून बनेंगे उसके अंतर्गत आप नहीं आएंगे। दोहरे दंड से संरक्षण, उसके अलावा आत्म अभिशंसन से संरक्षण। तो ये क्या होता है, मान लिया किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, आज जैसे किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया और उस अपराध के लिए कानून बना हुआ है, कानून अभी तक कोई कानून बना ही नहीं मान लिया, तो बाद में कानून और दूसरे दिन कानून बना दिया गया, तो वह व्यक्ति उसके अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि कानून उसके अपराध करने के बाद बना है, उसके पहले तो कोई कानून था ही नहीं। तो इसे कहा जाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, यानी जब कार्यवाह हुआ उसके बाद में अगर कोई कानून बनाया गया तो वह उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो एक तो हो गया कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक व्यक्ति ने जिसने वह अपराध किया है उसको आप एक ही कार्य की सजा जो है 2 बार नहीं दे सकते, यानी दोहरा दंड नहीं दे, यानी एक व्यक्ति को एक कार्य के लिए 1 बार ही दंडित किया। मान लिया एक व्यक्ति ने किसी का खून कर दिया और उसे 10 साल कैद की सज़ा हो गई, तो अगली बार मान लिया फिर से कहीं और दोबारा फैसला आता है या कहीं से कुछ भी फंसता है ऐसा मैटर, तो उसके लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता है। उसके अलावा आत्म अभिशंसन से संरक्षण, यानी खुद के खिलाफ गवाही देने से संरक्षण दिया जाएगा। कोई व्यक्ति जैसे उसने कुछ भी अपराध किया है और वह अपराध जो है तो सरकार या जो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी, तो पुलिस उसे बाध्य नहीं करेगी कि भाई आप खुद के खिलाफ गवाही दो,
या खुद के खिलाफ गवाही दो या फिर कोई ऐसा कार्य करो, खुद के खिलाफ जो है सबूत दो या गवाही दो, तो इन सभी चीज़ों से उसे संरक्षण दिया जाएगा, उसे विवश नहीं किया जाएगा। हालांकि वह अगर स्वेच्छा से साक्ष्य दे देता है, सबूत दे देता है, तो वर्जित नहीं है, लेकिन अपने खिलाफ विटनेस देने के लिए, अपने खिलाफ जो अभियुक्त को विटनेस देने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं। तो यह जो व्यवस्था है इसके तहत आती है। अब देखते हैं किसी व्यक्ति के को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित 21 क्या कहता है? 21 कहता है ये, इसे कहते हैं प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या है? किसी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को वंचित नहीं किया जा सकता है, और अगर वंचित करना हो तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून, जो प्रक्रिया कानून में लिखी होगी उसी के द्वारा ही वंचित करेंगे। ऐसा नहीं कि ऐसे ही मनमाने तरीके से उसे वंचित कर दिया जाए, यानी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, जैसे मान लिया किसी ने मर्डर कर दिया तो लिखा हुआ होगा कि 302 में मर्डर की यह व्यवस्था आती, या किसी ने हत्या का प्रयास करने की कोशिश की तो लिखा हुआ है विधि में कि 307 में अगर किसी व्यक्ति ने किसी का खून करने की कोशिश की है तो 307 में उसकी पूरी विधि में प्रक्रिया लिखी हुई है कि क्या क्या उस व्यक्ति के साथ होना चाहिए। तो यानी अगर किसी के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता लेना है गवर्नमेंट को, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही राज्य से उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करेगा, इसके अलावा नहीं करेगा। तो यह चीज़ अनुच्छेद 21 में लिखी गई है। यह चाहे विदेशी हो चाहे भारतीय हो, दोनों लोगों को उपलब्ध है, चाहे विदेशी हो चाहे वह भारतीय हो। तो कोई भी व्यक्ति जो है उसे बिना विधि की प्रक्रिया के द्वारा अपनी दैहिक स्वतंत्रता से या अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसी पे एक वाद आता है, मेनका गांधी वाद, भारत संघ 1978 में मेनका गांधी वर्सेस भारत संघवाद, और इसमें कहा जाता है, एक नया आयाम देती है न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधि के अधीन विधि प्रक्रिया जो किसी विधि व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करती है, उसे कैसा होना चाहिए? उसे उचित होना चाहिए, या नहीं ऐसे कोई भी विधि बना दे, उचित होना चाहिए उस विधि को रिज होना चाहिए। रिज अर्थात सीधी सीधी बात कही जानी, घुमा फिरा कर बात नहीं कही जानी चाहिए किसी को फंसाने के लिए। और उसके अलावा युक्त होना चाहिए। युक्त बहुत यूज किया जाएगा, इसका मतलब होता है तर्क संगत बात कही जानी चाहिए। तो उस उचित होना चाहिए, जो विधि द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित हो, जो कानून बनाया जाए, तो गवर्नमेंट जो है कानून कैसा होना चाहिए? उचित होना चाहिए, सीधे बात को कहा, घुमा फिरा कर बात ना कहे, और युक्त होना चाहिए अर्थात तर्क संगत बात कहे, तर्क वाली, या नहीं किसी को ऐसे ही फंसाने के लिए अतर्क संगत बात कर दे। तो और उसके अलावा 21 का में जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह जोड़ा गया कि जो राज्य है वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा, और इसे 2010 से लागू कर दिया गया। तो 21 का में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा यह जोड़ दिया गया कि 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए राज्य जो है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। उसके अलावा हम देख लेते हैं अनुच्छेद 22 हमारा क्या कहता है। तो हमारा अनुच्छेद 22 जो है वह कहता है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होगा या फिर डिटेंशन, निरोध, यानी उसे रोकने के लिए कोई व्यवस्था बनाई जाएगी, तो उसे संरक्षण किस प्रकार दिया जाएगा? तो भी उसे संरक्षण या मूल अधिकार देगा। कैसे देगा? जब अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 21 में हमने देखा कि किसी व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कैसे छीनी जा सकती है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई उसके द्वारा ही उसकी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसे वंचित किया जा सकता है। लेकिन उनमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी प्रक्रिया में? वह जो प्रक्रिया बनेगी उसमें और क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी? तो उसमें चीज़ें शामिल होंगी, मान लिया कोई व्यक्ति है, उसे अपराध करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तारी का कारण जानने का उसको अधिकार होगा। भाई कारण उसको जानने का अधिकार, क्यों गिरफ्तार किया गया उसे व्यक्ति को। फिर अब उसे गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया,
तो वह वहाँ पर मांग कर सकता है कि वह अपने अधिवक्ता से परामर्श कर सकता है और अपने बचाव का अधिकार उसे पूरा पूरा दिया जाएगा। यानी वह अपने वकील से बात कर सकता है, उससे परामर्श मांग सकता है और उसे बचाव करने का पूरा अधिकार मिलेगा। उसके अलावा जब गिरफ्तार हुआ है उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर, हालांकि जो उसे ले जाने का जो टाइम है बीच में वो शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि रास्ते में मान लिया ज़्यादा और जो निकटतम मजिस्ट्रेट है वहीं पे उसे ले जाया जाएगा, सबसे जो पास में पड़ेगा। तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार दिया जाएगा। और उसके अलावा मजिस्ट्रेट जब आदेश अगर देगा तो उसे 24 घंटे से अधिक पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। अगर मजिस्ट्रेट ऐसा आदेश नहीं देता उसे रिहा किया जाएगा। अब इसके कुछ अपवाद भी हैं। कई जगह जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कई जगह जो है कानून व्यवस्था का उल्लंघन शुरू हुआ। उसके अलावा व्यवस्था कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और उन बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को सही करने के लिए कुछ निरोध कानून बनाए गए लोगों को रोकने के लिए। जैसे हम देखेंगे असम वगैरह वाले क्षेत्र में और इस सिक्किम वाले क्षेत्र में और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अफस्पा लागू है, तो कई सारे निरोधक कानून बनाए गए ताकि बड़े पैमाने पर आतंकवादी घटनाएं हैं इन सबको रोका जा सके। तो इसके लिए सरकार ने निरोधक कानून बनाए। तो उनके बारे में कानून बनाने की जो शक्ति वह संसद को दी गई और संसद को यह कानून बनाने की शक्ति दी गई। उसके द्वारा संसद ने कई सारे कानून बनाए भी हैं। तो उन कानूनों पे कुछ कानूनों के बारे में हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कानून हैं जो निरोध। तो जब संसद को यह पावर दे दी गई कि वह कानून बनाए निवारक उसके विषय में, निवारक कानूनों के विषय में, तो निवारक कानून के बारे में निवारक निरोध अधिनियम 1950 संसद ने बनाया और इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को 1 वर्ष तक नज़रबंद रखा जा सकता था। इसकी अवधि 1 वर्ष थी, यानी 1 साल तक उसके मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते। तो एक तरीके से मौलिक अधिकारों को छीनने की व्यवस्था है। उसके अलावा एक बना 1971 में, हम देखते हैं 1971 में एक व्यवस्था बनती है जिसे मीसा एक्ट बोलते हैं, मीसा एक्ट। तो मीसा एक्ट 1971 में बनता है। मीसा एक्ट का फुल फॉर्म होता है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो मीसा एक्ट अलग से नहीं होगा, उसका नाम ही है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मीसा एक्ट बोलते हैं। इसके द्वारा क्या किया गया, इसके द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि व्यक्ति को बिना किसी परामर्श के, जैसे आपने देखा 24 घंटे के अंदर परामर्श की व्यवस्था की जाती थी, अधिवक्ता से वह व्यक्ति परामर्श ले सकता था। इसके तहत किसी व्यक्ति को 21 माह तक, 21 महीने तक नज़रबंद रखा जा सकता था। और उसके बाद 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे 1979 में, 71 में बना, 1979 में से हटा दिया गया क्योंकि इसकी बहुत आलोचना हो रही थी। किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करने की व्यवस्था की गई थी। उसके बाद हम देखते हैं एक और निवारक अधिनियम, तो विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम। इसके द्वारा क्या किया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का दर्जा इसे प्राप्त है और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत 19 दिसंबर 1974 में इसे लागू कर दिया गया। और निरोध की अधिनियम जो डिटेंशन टाइम था वह 1 वर्ष था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को 1 साल तक नज़रबंद रखा जा सकता था। उसके बाद एक आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, इसे रासुका भी कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो था, अध्यादेश द्वारा यह स्थापित किया गया था। देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खतरा पैदा करने या फिर सांप्रदायिकता, उसके अलावा जातीय दंगा, इनको सबको दंगे रोकने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई थी। 1981 में से कानूनी दर्जा भी दे दिया गया था। पहले यह अध्यादेश के रूप में 1980 में लाया गया, 1981 में से कानूनी दर्जा दे दिया गया
वैसे काफ़ी कठोर बनाया गया था। उसके अलावा एक और व्यवस्था है, वह है आतंकवादी एवं विध्वंसक गतिविधियों का निरोध अधिनियम। यह बनाया गया था टाडा, और यह टाडा जो था 1985 में बनाया गया था। और 1985 में बनाने के बाद जितने भी निवारक निरोध कानून थे उनमें यह सबसे ज़्यादा कठोर कानून था। यह देश में आतंकवाद पे लगाम लगाने के लिए बनाया गया था, और इसमें जो आतंकवादी गतिविधियों में कोई व्यक्ति लिप्त होता था उसे 6 महीने तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता था। तो इसमें 6 महीने तक रखने के लिए यह टाडा बनाया गया था। उसके अलावा एक और कानून हम देखते हैं निवारक अधिनियम में जो आता है, वो आता है पोटा। तो पोटा कानून जो था यह 2002 में बनाया गया था, और 2002 में इसका भी काम जो था आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए इसे बनाया गया था, और पोटा को टाडा के स्थान पर लाया गया था। इसके भी द्वारा किसी व्यक्ति को आराम से अधिकतम 30 दिन तक रखा जा सकता था। तो टाडा के बाद पोटा जो था टाडा से के जितना कठोर नहीं था। तो इन निवारक अधिनियमों के बाद वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो सोचते हैं आगे का जो है वो थर्ड पार्ट में हम ख़त्म करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।